नमस्कार। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे आज केस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम क्राइम की कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं रिया मेहता के रहस्यमयी कत्ल की, एक बहुत बड़े रियल एस्टेट घोटाले के सच की और आखिर में कातिल के पर्दाफाश की। 12 अक्टूबर की उस रात ने एक शांत से दिखने वाले इलाके को लिटरली हिलाकर रख दिया था। तो चलिए उन सारे सुरागों और सबूतों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि कैसे एक आम से दिखने वाली रात एक खौफनाक साजिश में बदल गई। सोचिए, 12 अक्टूबर की शांत रात है और अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद घबराई हुई आवाज पुलिस कंट्रोल रूम में गूंजती है। प्लीज हेल्प, वो मुझे मार देगा। और बस कॉल कट। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ना? ये कोई नॉर्मल फोन कॉल नहीं थी। इस एक अधूरी सी लाइन ने एक ऐसी खौफनाक मिस्ट्री की शुरुआत कर दी जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ चंद सेकंड्स का रह गया था। यही वो शुरुआती ऑडियो सुराग था जिसने पुलिस को एक भयानक सच की तरफ धकेल दिया। भाग 1, 11:47 की आखिरी कॉल। आइए जरा उस रात की घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। अब देखिए, उस रात की टाइमलाइन समझना बहुत क्रूशल है। ठीक 11:47 पर पुलिस को वो घबराई हुई डिस्ट्रेस कॉल मिलती है। सिस्टम ने बहुत तेजी से काम किया। महज 3 मिनट बाद यानी 11:50 पर कॉल की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। गोल्फ सिटी के पास एक अकेला बंगला। और ठीक 12:02 पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। मतलब पहली घंटी बजने के सिर्फ 15 मिनट के अंदर। ये जो 15 मिनट का छोटा सा विंडो था ना, ये एक बहुत बड़े और संगीन अपराध का गवाह बनने वाला था। भाग 2, खामोश बंगले का सच। पुलिस रिकॉर्ड टाइम में तो पहुंच गई, लेकिन अंदर जो नजारा था वो बेहद भयानक था। वहां पहुंचकर सबसे अजीब बात जो पुलिस ने नोटिस की वो ये थी कि घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर सारी लाइट्स जल रही थीं, लेकिन पूरा घर एकदम खामोश। फर्श पर खून के निशान थे जो सीधे बेडरूम की तरफ जा रहे थे। और वहां 26 साल की रिया मेहता की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे पर जो खौफ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले अपने कातिल को पहचान लिया हो। और सबसे अहम बात, घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। इसका सीधा सा मतलब समझते हैं, कातिल कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे रिया जानती थी, जिसके लिए उसने खुद दरवाजा खोला था। इसी बीच रिया के फोन से एक ऐसा सबूत मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक वॉइस रिकॉर्डिंग। उसमें एक भारी सी आवाज गूंज रही थी, तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच जाओगी? इस एक क्लिप ने पूरे केस का रुख ही पलट दिया। अब ये एकदम साफ था कि ये कोई रैंडम हमला नहीं था। इसके पीछे कोई गहरी रंजिश या कोई छुपा हुआ राज था। कातिल पूरी तरह से हावी था और वो रिया को किसी बात की सजा दे रहा था। भाग 3, शक और बेगुनाही। अब जैसा कि हर केस में होता है, पुलिस की जांच सबसे पहले रिया के निजी जीवन की तरफ घूमी। शुरुआती जांच में सबसे पहला शक रिया के बॉयफ्रेंड अंशुल पर गया। वो एक परिचित था, दोनों के बीच रिश्ते थे, तो ये थ्योरी बिल्कुल फिट बैठ रही थी कि रिया ने उसी के लिए दरवाजा खोला होगा। लेकिन जब अंशुल के बचाव के सबूतों की जांच हुई तो कहानी पूरी तरह पलट गई। अंशुल का कहना था कि वो उस रात दिल्ली में था और जब उसका लोकेशन डेटा और ट्रैवल टिकट चेक किए गए तो हर एक चीज एकदम सच निकली। उसका बचाव इतना पुख्ता था कि पुलिस को उसे तुरंत क्लीन चिट देनी ही पड़ी। अब जांच के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अगर अंशुल नहीं तो फिर आखिर कौन? भाग 4, रियल एस्टेट घोटाले का राज। और यहीं से ये पूरी कहानी एक साधारण क्राइम स्टोरी से निकलकर एक बहुत बड़ी साजिश का रूप ले लेती है। जब पुलिस ने रिया का लैपटॉप खंगाला ना, तो जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले थे। पता चला कि रिया दरअसल एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी। वो कोई आम काम नहीं कर रही थी, बल्कि शहर के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट घोटाले का पर्दाफाश करने के बिल्कुल करीब थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या वाली रात उसके लैपटॉप से कई क्रूशियल एविडेंस वाली फाइलें डिलीट कर दी गई थी। लेकिन जो डेटा बच गया था उसमें एक नाम बार बार गूंज रहा था, विक्रम खन्ना। एक ऐसा नाम जो इस शहर में पावर और सिस्टम का दूसरा रूप माना जाता था। भाग 5, कातिल का पर्दाफाश। अब यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, बल्कि एक भ्रष्ट और ताकतवर सिस्टम से सीधे टकराने की लड़ाई थी। विक्रम खन्ना कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था। वो शहर का एक बेहद रसूखदार और बड़ा बिल्डर था। जब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया तो उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, बिल्कुल बेखौफ। उसने पुलिस की आंखों में आंखें डालकर हल्की सी मुस्कान के साथ बस एक ही बात कही, सबूत है तो दिखाओ।
ये उस ताकतवर इंसान का घमंड बोल रहा था जिसे लगता था कि वो कानून से बहुत ऊपर है और उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, सच अपना रास्ता निकाल ही लेता है। विक्रम के इस घमंड को तोड़ने के लिए पुलिस के हाथ एक अकाट्य सबूत लग चुका था। एक सीसीटीवी फुटेज। हत्या वाली रात ठीक उसी समय के आसपास रिया के घर के पास एक काली कार कैद हुई थी और जांच में यह 100% साबित हो गया कि वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि खुद विक्रम खन्ना की ही थी। बस ये वो पल था जब विक्रम का सारा ओवर कॉन्फिडेंस ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। जब ये विजुअल सबूत विक्रम के सामने रखा गया तो वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो आखिर उस रात असल में हुआ क्या था? कदम 1, विक्रम उस रात रिया को कोई ब्लैकमेलर समझकर नहीं बल्कि एक जर्नलिस्ट के तौर पर डराने और धमकाने उसके घर गया था। कदम 2, रिया डरी नहीं, दोनों के बीच उस बड़े रियल एस्टेट घोटाले के खुलासे को लेकर एक बहुत तीखी बहस छिड़ गई। रिया सच सामने लाने के लिए एकदम दृढ़ थी। और फिर आता है कदम 3। इसी गर्मा गर्म बहस के दौरान अपने राज खुलने के डर से विक्रम ने आपा खो दिया और गुस्से में आकर रिया का गला घोट दिया। रिया की वो 1147 वाली कॉल उसकी बचने की आखिरी कोशिश थी, जो बदकिस्मती से पुलिस तक थोड़ी सी लेट पहुंची। इस पूरे केस का ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत गहरे और विचलित करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब रिया जैसी साहसी आवाजें जो समाज के सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार का सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश करती हैं, उन्हें इस तरह से हिंसक तरीके से खामोश कर दिया जाता है, तो इसकी असली कीमत क्या होती है? यह सिर्फ एक इंसान की जान का नुकसान नहीं है, ये पूरे समाज में सच की हार है। रिया की वो अधूरी आखिरी कॉल हमें हमेशा याद दिलाएगी कि सच्चाई जानने और उसे सामने लाने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।